हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पालमपुर गांव की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में शामिल है। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित ये छोटा सा गांव अपने विविधता और वाइब्रेंट जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में कृषि, रोजगार और व्यापार के विविध पहलुओं को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पालमपुर गांव की मुख्य पहचान है उसकी कृषि प्रणाली से, जिसमें धान और गेहूं की खेती होती है। खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और मॉडर्न उपकरणों से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से गांव के लोग अपने रोजगार में व्यस्त हैं, जैसे कि शिक्षित मजदूरी और छोटे व्यापार। पालमपुर गांव का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके कोऑपरेटिव सिस्टम का। हम जानेंगे कि किस तरह से लोग मिल्क कोऑपरेटिव और व्यापारिक संगठन में साथ मिलकर अपने आर्थिक हितों को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हम गांव के आर्थिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पालमपुर गांव कैसे एक समृद्ध और संवेदनशील जीवन का प्रतीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पालमपुर गांव के अनोखे और विविध आर्थिक धरोहरों को। तो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस स्टोरी का बेसिक वो क्या है, पर्पस क्या है? एक तरीके से हमें जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो गांव में होती हैं, हर जगह होती हैं, उसके बारे में अच्छे से समझाना कि कैसे एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस निकलता है, उससे फिर इसके बाद कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, डेयरी होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज क्या-क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हमको इस स्टोरी में पता चलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस बेसिक some basic concepts relating to production, and we do a story of uh, through a story of hypothetical village called पालमपुर। ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल विलेज है, पर अ, जो ये स्टोरी ली गई है एक तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थित एक गांव से वो मिलती है। ओके, तो जो ये गांव है, वहाँ की जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। और कई लोग कई सारी एक्टिविटियों में और भी मिलीन हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, डेयरी में, ट्रांसपोर्ट में। ओके, सो ये चीज़ हुई। और जो यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें क्या-क्या नीडेड होता है, तो हम लोग समझते हैं। जैसे कोई भी अगर प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ क्या आपको ज़रूरी लगेगी? सबसे पहले आपको चाहिए ज़मीन, लैंड। सेकंड चीज़ होता है आपका लेबर। ओके, थर्ड चीज़ आ जाता है आपका कैपिटल। ओके, और फोर्थ चीज़ आ जाता है जो इन तीनों को मिला के एक अच्छा प्रोड्यूस बना सके, यानी कि जो कुछ होगा उसी के तालमेल से होगा। तो सबसे ज़रूरी होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज जिसको कह सकते हैं हम। ओके, तो ये चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ भी बताया है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी। Okay, as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज मिलके एक अच्छा प्रोड्यूस बनाते हैं और जो गाँव की गुड्स है, सर्विसेज हो, उसको पूरा करते हैं। ओके, कि जो गाँव का जो नीड है उसको कैसे पूरा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। तो एक चीज़ तो ये है कि जो पालमपुर है वो कनेक्ट है दूसरे शहरों दूसरे गाँवों से, कस्बों से, तो ये जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होगी। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी तो जो यहाँ पे गुड्स बन रहे होंगे, यहाँ के गुड्स दूसरी जगह जा सकते हैं, वहाँ से आ सकता है। तो एक तरीके से अच्छा वो जो तालमेल बनी रहती है।
ओके, तो इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से रन कर पाती हैं। तो a big village is 3 kilometers from Palampur, and all-weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of Shahpur. तो कई सारी जो जगह हैं वो कनेक्टेड हैं। Many kinds of transports are visible on this road starting from bullock carts, tongas, bogies and other bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो ये जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा अच्छी है। वहाँ पे टोंगा चलते हैं, बुलोक कार्ट चलते हैं, बोगीज़ चलती हैं जैसे जिसमें बफ़ेलोज़ आगे लगे रहते हैं और पीछे सामान ढोते हैं, ओके। और उसमें जैसे जैगरी जैगरी आप जानते होंगे जो गुड़ होता है, गुड़ को ही जैगरी बोलते हैं। तो गुड़-वुड़ ट्रांसपोर्ट इधर से उधर होता है। यहाँ पे जैसे मोटरसाइकिल्स की सुविधा है, जीप्स है, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स हैं। तो एक तरीके से हम इसको एक ऐसा विलेज मान सकते हैं कि इसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ओके। तो यहाँ पे लगभग 450 फैमिलीज़ भी रह रही हैं। 450 फैमिलीज़ अगर रह रही हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये विलेज बहुत ही कल्चरल है और यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो एक पहलू डाइवर्सिटी का निकल आता है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेजेस। तो जैसा कि हम सभी जगहों पे देखते हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं, ये मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, पर जो अपर कास्ट है उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, एक लोअर कास्ट के मुकाबले। तो ऐसा यहाँ भी इस विलेज में है, जो मेजॉरिटी में जो जिनके पास लैंड है, जिनके पास ज़्यादा क्या कहते हैं रिसोर्सेस हैं, वो है अपर कास्ट, 80 अपर कास्ट फैमिली। और बाकी के जो जो दलित हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उनके पास तो एकदम मार्जिनलाइज़ कर दिए जाते हैं, वो एक कॉर्नर पे रह रहे हैं, ओके। तो हमको ये देखने को यहाँ मिल रहा है। Their houses, some of them quite large, are made of bricks with the cement plastering. The SCs, Dalits comprise one third of the population. जो SCs and schedule caste हैं, वो एक तिहाई population है यहाँ की, and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. तो ये जो तार पतरी के घरों में रह रहे हैं ये सब, इनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। Most of the houses have इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। तो यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ जाती है कि यहाँ के जो घर हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन है तो इरिगेशन की सुविधा अच्छी होगी, ठीक है। इरिगेशन की सुविधा अच्छी होगी, उससे क्या होगा, उससे होगा जैसे फील्ड्स में पानी, इरिगेशन अच्छे से हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी है तो इरिगेशन अच्छे से होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छे से होगा, यानी कि जो गाँव है वहाँ पे खाने-पीने की कोई कमी नहीं होती होगी। लोगों के पास स्टॉक्स भी बच जाते होंगे प्रोड्यूस के, तो उसको आस-पास के गाँव में बेचा जाता होगा, गाँव में ही बाज़ारें लगती होंगी, तो इन सब के बारे में पता चलता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिज़नेसेस। जैसे कई सारे बिज़नेसों में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत उपयोग होता है। ऐसा अब तो आप सब में ही होता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम ही नहीं चल सकता, ठीक है? तो इस बारे में हमको पता चलता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, यानी कि जो एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ का वो भी अच्छा है, और एक हाई स्कूल भी है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जहाँ पे गाँव के लोग एक तरीके से दवा कराने जा सकते हैं। तो एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी व्हेन देयर आर सिक्स आर treated. The description above shows that Palampur has fairly well developed system of irrigation, roads, transports, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in nearby village. तो हम ऐसा देख सकते हैं, हम कई सारे विलेजों में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे रोड सुविधाएं भी अच्छी हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी चल रही हैं। पीएससी-एससी तो गवर्नमेंट बनवा ही देती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनवा देती है। तो ये सब चीज़ें हम गाँव में हमको देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पिछड़ा हुआ गाँव ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं हो पाती, नहीं तो लगभग सभी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी अब मुहैया करा दी जाती है सरकार के द्वारा। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे डेयरी प्रोड्यूस, उसके बाद जो ये
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैगरी वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ हमको देखने को मिलता है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो चलिए प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो आपको मैं पहले समझा देता हूँ प्रोडक्शन होता क्या है। ओके, तो प्रोडक्शन को एक तरीके से हम मान सकते हैं किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो तो चाहिए हमको लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अगर फैक्टर्स ही नहीं रहेंगे हमारे पास, अगर लैंड अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं रहेगी, सबसे पहला ज़रूरी चीज़ हो जाता है लैंड। लैंड के साथ साथ हमको वाटर चाहिए, और आसपास रिसोर्सेज अच्छे से मिल जाए तो रिसोर्सेज उसके साथ चाहिए। तो ये सही चीज़ें हम लैंड में ही इंक्लूड कर लेते हैं। रिसोर्सेज चाहिए तो लैंड ऐसी जगह चाहिए कि जैसे एक तरीके का चीप लैंड भी लोग खोजते हैं ताकि बड़ी इंडस्ट्रीज फिट हो सके वहाँ पे। ओके, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो, आसपास नदियाँ हों। ओके, ताकि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बहाना तो नहीं चाहिए, पर इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल ज़्यादातर नदियों में ही जाता है। ओके, और साथ साथ रिसोर्सेस होने चाहिए, वहाँ के आसपास रिसोर्सेस मिल जाएँ। जैसे अगर आयरन स्टील कंपनी है, स्टील इंडस्ट्री, तो उसके आसपास आयरन ओर का खदान मिल जाए तो बहुत सही होता है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। दूसरी चीज़ होता है लेबर। लेबर कई सारे तरह के होते हैं, ठीक है। एक हो जाते हैं आपके स्किल और एक हो जाते हैं अनस्किल्ड लेबर। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अब जो स्किल लेबर है और एक इनके साथ साथ लेबर चीप भी मिल जाए तब तो और सोने पे सुहागा हो जाए, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सामान सस्ते में बिकेगा, इससे जनता को ही फ़ायदा होगा। पर ज़्यादा लेबर का जो वेज है वो कट करना ये भी एकदम वो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा कट हो जाएगा तो वो अपनी आजीविका कैसे चला पाएँगे। तो ये सब चीज़ों के का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो लेबर्स में भी स्किलफुल अनस्किलफुल लेबर, क्योंकि कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें स्किलफुल लेबर जिसको आईटी सेक्टर जैसे हो गया, जैसे कुछ मैकेनिकल वर्क हो गया, तो उसमें जो है स्किलफुल लेबर लगता है। स्किल अनस्किलफुल लेबर कई सारी जगह लगते हैं, तो इन सब का अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी जो कैपिटल। कैपिटल भी को हम 2 प्रकार से बाँट सकते हैं। अब कैपिटल से आप क्या समझ रहे हैं? कैपिटल मतलब यही ना कि जो कैपिटल है, कैपिटल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिना कैपिटल के तो इंडस्ट्री सेटअप भी नहीं हो सकती। अगर आपके पास कैपिटल रहेगा ही नहीं तो लैंड कहाँ से लेंगे आप? आप मशीनें कहाँ से लेंगे? आप लेबर को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? आप रिसोर्सेज कैसे लेंगे? तो इन सब के लिए सबसे ज़रूरी होता है कैपिटल। कैपिटल के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। ओके, तो फिक्स्ड कैपिटल जैसे आपने मशीन्स खरीद ली, जैसे आपने वो ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, तो इनको आप लैंड खरीद लिया, तो एक बार खरीद लेंगे तो ये 4-5 साल 40-50 साल ऐसे वो अपने आप यूज़ करेंगे वो सब, उनमें कोई फिर आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये सब जो हो गया वो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल में जैसे आपके पास कैश है, ठीक है, आपके पास जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि कैपिटल में कैपिटल का भी उपयोग कैसे होगा। फिर इन सबको जो एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक चाहिए होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज जिसको कह सकते हैं हम, एंटरप्रेन्योर। तो इन सबको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक चाहिए होता है एंटरप्रेन्योर। वो जो लैंड, लेबर, कैपिटल इन तीनों को अच्छी तरीके से एक मैनेज करके और एक प्रोड्यूस बनाता है। ओके, तो सबसे ज़रूरी एंटरप्रेन्योर का काम होता है। इसको एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली, अब इसके बारे में रीड करते हैं हम इसमें आगे। ओके, चलिए।
The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. The first requirement is land. सबसे ज़रूरी क्या होता है? लैंड। दूसरा, उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्स भी होना चाहिए, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब पाए जाएं आसपास, तो वो भी एकदम ज़रूरी होता है। सेकंड चीज़ होता है लेबर। अब लेबर जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, कोई भी, वही लेबर हो गया, ठीक है? सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड लेबर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, उनके लिए जो एजुकेटेड वर्कर चाहिए होता है, और कुछ एक्टिविटी के लिए जो जो मैनुअल वर्क करते हैं, उनके लिए तो कोई भी वर्कर चल जाएगा। उसके लिए एजुकेटेड अनएजुकेटेड होना कोई मतलब नहीं है, ओके? तो ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। जो हर वर्कर है, वो एक तरीके से एक नेसेसिटी है प्रोडक्शन के लिए, ओके? तो ये चीज़ समझ गए हम। तीसरी चीज़ मैंने बताया था आपको, फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो हर स्टेज पे जो इनपुट्स लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, फिजिकल कैपिटल। और ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है आपका वर्किंग। तो ये भी मैंने आपको बताया, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ओके? तो जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये आ जाते हैं आपके क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल में, क्योंकि ये एक बार खरीद लिए आप तो सालों साल ही चलते रहेंगे। और जो रॉ मटेरियल्स है, मनी इन हैंड है, ये आपके आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल में, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There is fourth requirement too. You will knowledge applies to be able to put together land, labor, capital, and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्राइज के बारे में, तो ये यहाँ उसकी बात कर दे रहा है, चौथे की बात, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लैंड, लेबर कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको याद रखिएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओके? वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो फिजिकल कैपिटल को एक तरीके से कैपिटल की तरह हम समझेंगे, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पालमपुर की बात करते हैं, फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे हो रही है? तो जहाँ वहाँ पे लैंड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, यानी कि सबके पास फिक्स्ड लैंड है, फिक्स्ड अमाउंट लैंड है, ठीक है? फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो पालमपुर में है, वो मेन एक्टिविटी जो है, वो मेन एक्टिविटी वहाँ की फार्मिंग है। और लगभग 50% ऑफ पीपल आर वर्किंग डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। लगभग 75% जो वहाँ की जनता है, वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। देयर कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। जो वहाँ पे फार्मर्स हैं और फार्म लेबरर्स भी हैं, कई सारे लोग हैं। जैसे कई लोग के पास जैसे खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं, वो दूसरे की ज़मीन पे काम करने जाते हैं, तो एक तरीके से फार्म लेबरर्स उनको कहा जाता है। द वेल बीइंग ऑफ पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। जो उनके जो वेल बीइंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है फार्म्स में प्रोडक्शन होना। But remember, there is basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. जो land area है production में, वो fixed है। Since 1960 in Palamur there has been no expansion in land area. 1960 से कोई भी expansion नहीं हुआ वहाँ पे land का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन में सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। तो वहाँ पे जो कुछ एरिया है वेस्ट लैंड का, उसको कल्टीवेबल बनाया गया है, ओके? देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फ्रॉम प्रोडक्शन बाय फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब वहाँ पे कोई स्कोप नहीं रह गया, पूरे लैंड यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम में कुछ बताया गया है स्टैंडर्ड यूनिट्स, बीघा, गुइंठा के बारे में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे जैसे जानते हैं 1 बीघे में 20 बिस्से पक्के होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बीघा, गुइंठा, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड है वो हेक्टेयर है। तो इन द विलेज यू मे फाइंड एरिया बिलोंग बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुइंठा एटसेट्रा। तो वहाँ पे कई सारे बीघा, घंटा में भी नापे जाते हैं कई जगह पे, खेत वगैरह, ओके? तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। इस देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सम लैंड सेम लैंड। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं हम
कि कैसे एक ही लैंड से कई सारी चीज़ें कई ज़्यादा प्रोड्यूस उगाया जा सकता है। तो कैसे हो सकता है? एक तो जब इंट्रोड्यूस हुआ आपका मिक्स्ड फार्मिंग का कल्चर। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब कि एक साल में कई सारी फसलें बारी-बारी से उगाना। जैसे पहले ठंडियों के समय में इस समय सरसों और गेहूँ एक साथ उगा देना, ये हुआ मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग का एग्ज़ाम्पल। तो मिक्स्ड फार्मिंग करना एक तरह का मॉडर्न फार्मिंग है, तो इससे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो बढ़ जाता है, ओके। दूसरी चीज़, जब आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन एक 1960s में 1960s में आया था। इससे क्या हुआ, ये आपके सेकंड या थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। तो इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो एकदम हाई हो गया, व्हीट का, राइस का, ओके। तो इन सब के फ़ायदे हुए कई सारे। पर इसके साथ-साथ आपको फर्टिलाइज़र्स का यूज़ भी करना पड़ा, ओके। पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ा। इसमें वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने लगी। ये सब जो एचवाईवी सीड्स थे, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बनाए गए थे, उनको रिक्वायरमेंट थी, हाई वाटर अवेलेबिलिटी थी उनको। तो एक तरीके से वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया, ओके। तो ये सब चीज़ें हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे अब। Is there anyone is there a way one can grow more from same land? Is in the kind of crops grown and facilities available, Palampur resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle during the rainy season. Kharif farmers grow jowar and bajra. जो रेनी सीजन में जौर और बाजरा बोया जाता था, कैटल फीड, ये एक तरीके से जो पशु थे उनको खिलाने के लिए काम आता था। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज़ बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो जो अक्टूबर या दिसंबर में पोटैटोज़ की बुआई होती है। अभी भी हम देखते हैं अपने आस-पास गाँव में देखें, तो इस समय जो आलू है, आलू की बुआई चल रही है एकदम, आलू आलू होने वाला भी होगा। इन द विंटर सीज़न रबी फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट। तो ठंडियों में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। वेयर फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्शन फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज़ कंज़म्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है, उसमें से जो जो अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए होता है, उसको फार्मर्स रख लेते हैं और बाकी का जो सरप्लस बचता है, उसको ले जाके वो बाज़ार में बेच देते हैं रायगंज में। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू शुगरकेन व्हिच इज़ हार्वेस्टेड वन्स एवरी ईयर। कुछ पार्ट जो एरिया का कुछ पार्ट है, उसमें शुगरकेन की बुआई होती है और उसको साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है एंड इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और उसको शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year is to grow three different in Palampur is to well developed system of irrigation। वहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, तो एक तरीके से इसकी वजह से उनको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि जब इरिगेशन रहेगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छे से हो पाएगा। जैसे राइस हो गया, राइस के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है, गन्ने के लिए, शुगरकेन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए इरिगेशन महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा अच्छी है। Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persians wheel were the used by the farmers to draw water from the wells and irrigate same fields. People saw that electric run tube wells could irrigate much. जो वहाँ के लोग थे उन्होंने जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स थे उसका यूज़ करना शुरू किया, ओके। लार्जर एरियाज मोर इफेक्टिवली, वो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे वो कई सारे एरिया को जल्दी कवर कर लेते थे और मोर इफेक्टिवली करते थे। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट सून, however farmers started setting up private tube wells. As a result, mid 1970s the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. तो और यहाँ पे देखते हैं हम कि बताया गया है कि ऐसी सुविधा हर गाँव में नहीं उपलब्ध है अपने इंडिया में, हाई इरिगेशन की, ओके। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल एरियाज इन द रीजन्स इन आवर कंट्री वर वेल इरिगेटेड। जो हमारे जो नदियों के किनारे जो बसे हुए जहाँ पे
फसलें होती हैं, वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नदियों के पानी से ही हो जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो भी होता है, क्या कहते हैं उसे, उपजाऊ भी वो ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज़ डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। जो डेक्कन प्लेटू का एरिया वहाँ पे इरिगेशन लो है, क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो थोड़ा उठा हुआ है, तो वहाँ पे इरिगेशन उतना अच्छे से फैसिलिटी हो नहीं पाती, बारिश भी उतनी अच्छे से नहीं होती वहाँ पे। तो इसी वजह से वो एरिया थोड़ा लेस फर्टाइल होता है, कह सकते हैं एक तरीके से, और लेस प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। जो पूरा लैंड एरिया है हमारे कंट्री में, उसमें 40% अभी भी, 40% से ज़्यादा अभी भी कल्टिवेटेड नहीं है। ओके, इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज largely डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मैंने मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं, आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग बताया था। तो एक तरीके से मिक्स्ड क्रॉपिंग भी मल्टीपल क्रॉपिंग कह सकते हैं एक तरीके से। मिक्स्ड क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग में साइमल्टेनियस बुआई हो जाती है और उसमें एक साथ होती है, मतलब उसमें एक साल में कई बार लैंड की जुताई बुआई की जाती है। और यहाँ पे मल्टीपल, मतलब जैसे एक क्रॉप हो गया, उसके तुरंत बाद एक दूसरा क्रॉप बो देंगे, तो इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन इस गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये बहुत ही कॉमन वे है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मल्टीपल क्रॉपिंग करना। All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वे दिया हुआ है कि जो इंडिया का कल्टीवेटेड एरिया है, ठीक है, 1950 में कितना था, 1960 में कितना था, 2000, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस अभी भी नहीं है। 150 से 140 हेक्टेयर तक आया, मिलियन हेक्टेयर तक। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक तरीके से थोड़ा बहुत सेम ही डाटा है। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई? अब आप इसके बारे में सोचिए कि इरीगेशन का एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं। मैं तो कहूँगा है, क्योंकि जब जैसे ही इरीगेशन, अगर हमारे जो फसलें हैं बिना इरिगेशन के चल नहीं सकती, बिना इरिगेशन के उनका प्रोडक्शन हो नहीं सकता, प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए इरिगेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द पालमपुर फिल द, ये तो आप खुद एक्टिविटी कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। You may have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping. The other way is to use modern farming methods. Modern farming method देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, एच वाई वी सीड्स का प्रोडक्ट वो करना, यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, फार्म मशीनरी का यूज़ करना, डीजल, उसके बाद इरिगेशन कैनाल से, इलेक्ट्रिसिटी से, डैम से, इन सब से इरिगेशन करना। यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसके लिए आपको एच सीड्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा होता है और इसमें एच सीड्स की वजह से जो हमारी इरिगेशन ज़्यादा लगता है, वाटर ज़्यादा वो चाहिए होता है, इसको फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इन सब का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें, तभी मॉडर्न फार्मिंग हो पाएगी। और इसमें यील्ड भी ज़्यादा होती है, उपज भी ज़्यादा है। इसका यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ गिवन सीजन। तो यील्ड किसे कहते हैं? जो एक सीजन में जितने भी क्रॉप हुए हैं, जितना भी क्रॉप हुआ है, जितना भी अमाउंट में, उसी को यील्ड कहा जाता है। 1960s तक द सीड यूज्ड इन द कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। 1960 तक तो जो सीड्स से जो यील्ड होता था वो बहुत कम होता था, क्योंकि वो सब ट्रेडिशनल थे। पर 1960s के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो एच सीड्स का प्रयोग होने लगा, और ट्रेडिशनल सीड्स के साथ साथ वहाँ भी फार्मर यूज़ करते थे काऊ डंग को, नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स की तरह। ओके, पर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में, तो वहाँ पे वीट और राइस के लिए एच सीड्स आ गए। एच सीड्स ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले ज़्यादा यील्ड करते थे। ओके, तो यहाँ पे सिंगल प्लांट से ही बहुत ज़्यादा ग्रेन हो जाता था। ओके, तो ग्रेटर
ये सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता था। ओके, इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करना पड़ता, एग्रीकल्चर का वो इरिगेशन का भी यूज़ करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें थी मॉडर्न फार्मिंग में। और यहाँ पे बड़ी-बड़ी मशीन्स का भी प्रयोग करना पड़ता, ट्रैक्टर्स का यूज़ करना पड़ता था। ओके, तो ये सब चीज़ देखते हैं हम। अब देखते हैं आगे। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। यानी कि जो फार्मर्स थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, उनको सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी कि उतना धन्य हो गए होंगे जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया होगा। वैसे सबसे पहले पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में आया था जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, और एचआईवी सीड्स का जो प्रयोग करना यूज वो शुरू हुआ था, वो सबसे पहले पंजाब हरियाणा में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुआ था सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में तो कुछ सालों बाद शुरू हुआ। इसका रीज़न क्या था? उत्तर प्रदेश के लोग जो थे, वो मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाना नहीं चाहते थे और उनके पास पैसे भी उतने नहीं थे, क्योंकि अ, जो मॉडर्न फार्मिंग था, उसके लिए आपको ट्रैक्टर्स खरीदने पड़ते। जहाँ जब आपका काम बैलों से चल जा रहा है, तो ट्रैक्टर क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदना चाहेंगे आप। दूसरा यूज़ करना इसका ये सब चाहते थे, इनके पास उतनी मनी नहीं थी। तीसरा ये थोड़ा ट्रेडिशनल वे में ज़्यादा सोचते थे, तो इन सब की वजह से नहीं हो पाया। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ एचआईवी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। दो जो इस रीजन में फार्मर्स थे, वो ट्यूबवेल्स का यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए, और एचआईवी सीड्स का प्रयोग भी करते थे। केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग करते थे, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते थे फार्मिंग के लिए। सम ऑफ दीज बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। कुछ उनमें से कुछ ने फार्म मशीनरी भी खरीद रखी थी, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स। थ्रेशर को एक तरीके से बोलते हैं हम लोग के गांव में, जो धान धान जब धान या गेहूँ हो जाता है, तो उसमें से जो पहिया निकलता है, पहिया को अलग करने के लिए जो चीज़ किया जाता है, उसे थ्रेशर बोलते हैं। विच मेड प्लाइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ wheat. In Palampur, the yield of wheat grown from traditional varieties was 1300 kg, और एचआईवी सीड से जो होते थे वो 3200 kg पर हेक्टेयर। तो एक तरीके से प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो जा रहा था एचआईवी सीड्स के कारण। और जब हाई प्रोड्यूस होगा तो इतना तो कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, तो उसको मार्केट्स में बेचा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंस बताने के लिए कहा है मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग में, तो ये आप बता लीजिएगा, मैंने पास समझा ही दिया आपको। आगे चलते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, एक बार देख लीजिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, उसमें फार्मर्स को और कैश की ज़रूरत होती थी पिछले के मुकाबले, ट्रेडिशनल के मुकाबले। ऐसा क्यों? तो जितना मैंने बताया उस हिसाब से आप ये कर ही सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा, तो आगे चलते हैं। विल द लैंड सस्टेन। क्या जो लैंड है, जो उसकी उपज है, वो ऐसे रिमेन वैसे ही रहेगी कि लैंड का पूरा प्रयोग हो गया, लैंड में उपज हो रही है, तो हमेशा वैसे होती रहेगी एचवाईवी सीड्स के कारण? चलिए आगे देखते हैं हम। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, it is necessary to be very careful in its use। जो लैंड का यूज़ होना चाहिए वो बहुत ही केयरफुली होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो। पर साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, इससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो बढ़ा, पर इससे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो डिप्लॉयड होने लगे, उनका जो एफिशिएंसी है वो घटने लगी। इन मैनी ईयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसके वजह से सॉइल फर्टिलिटी घटने लगी। सॉइल फर्टिलिटी क्यों घटने लगी? क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने लगे, जिससे कि वो चीज़ें हमारे लैंड में मिलती गई, और लैंड का जो वो होता है एक तरीके से, जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया।
ऑल्सो उसका बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए उसमें। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड। और जो जो कॉन्टीन्यूअस यूज़ हुआ इरिगेशन का, उसकी वजह से इरिगेशन के पर्पज़ के लिए, उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल था वो भी कम होने लगा। ओके, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल, फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, वो कई सालों से डिप्लॉयड हो रहे थे। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। और एक बार अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इनको जो वापस सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो एक तरीके से अगर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, मॉडर्न फार्मिंग था, उसका अगर एक यूज़ था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ रहा था, इकोनॉमी इंक्रीज़ कर रही थी, उसके अलावा इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ, यानी कि उसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहा। सो ये देखते हैं हम। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर immediately available to plants, but these may not be retained in the इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। अब आपको मैं एक डायग्राम बना के देता हूँ। ये आप एक बार ज़रूर, अगर एक बार पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में बना देते हैं तो आपको ये बहुत ही यूज़ करने में यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग। ओके, मॉडर्न फार्मिंग आपने किया। मॉडर्न फार्मिंग। ओके, मॉडर्न फार्मिंग करने से क्या हुआ, आपने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ बढ़ गया फर्टिलाइज़र्स का यूज़। पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया बहुत ज़्यादा। ओके, प्लस आपने हाई इरिगेशन किया, इरिगेशन इंक्रीज़ हो गया। ओके, 3 चीज़ें हुई। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो बढ़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया, प्लस उसके साथ-साथ क्या डिसएडवांटेज हुए उसके, सॉइल का जो लेवल है, सॉइल का फर्टिलिटी लेवल, वो डिक्रीज़ हो गया। प्लस क्या हुआ, ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो गया। तो ये चीज़ हुआ उसके साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके होने से, अगर ये सब हो रहा है, इसके साथ-साथ तब और केमिकल फर्टिलाइज़र का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो नहीं पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो कम होने लगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो और रिक्वायरमेंट हो जाएगा हम लोग को केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग और बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक तरीके से अनप्रोडक्टिव वे ही हुआ इसको करना। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। अगर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट आपको बताना होगा तो आप ये बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सॉइल फॉर लॉन्ग, दे मे escape फ्रॉम द सॉइल एंड pollute ग्राउंड वाटर। जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग हमने किया, उससे जो सॉइल है वो तो पॉल्यूट हुआ ही, बाकी जो ग्राउंड वाटर था, रिवर्स थे, लेक्स थे, वो भी पॉल्यूट हुए। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनसे जो बैक्टीरिया वो भी किल हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे, जो सॉइल में थे, वो भी किल होने लगे। This means sometimes after their use, the soil will be less fertile than ever before. The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. जो पंजाब में chemical fertilizers का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil. जब soil का जब यूज़ जो ये फर्टिलाइजर्स का जो कंटिन्यूअस यूज़ हो रहा था, उसकी वजह से जो सॉइल का हेल्थ है वो बिगड़ने लगा, सॉइल में प्रोडक्टिविटी नहीं रह गई, लेस फर्टाइल हो गया। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। अब उनको और उसके साथ-साथ और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल कम होने लगा। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया, ये भी जो मैंने वो डायग्राम बनाया था छोटा-सा, उसको आप ज़रूर एक बार समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है पालमपुर में। तो यू हैव मस्ट रियलाइज़ हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग
Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about one third of the 450 families are landless. यानी कि लगभग 450 लोग, अगर 450 फैमिलीज हैं, हम्म, तो उनमें से 150 फैमिलीज लैंडलेस हैं, वन थर्ड। और लगभग एक 50 फैमिलीज, 400 में से, 450 में से लगभग दलित्स हैं, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। वन ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड टू 40 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। लगभग 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो स्मॉल प्लॉट्स में कल्टीवेशन करती हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम ऑफ द टू द फार्मर्स फैमिली। जो इनसे जो कल्टीवेशन होता है उससे ज़्यादा फार्मर्स का इनकम नहीं बन पाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1960 गोविंद वास अ फार्मर with 2.2 hectares of largely unirrigated land. With the help of this, his three sons Govind cultivated to the land, though though they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, this land was divided among the three sons. Each one now has a plot of land that is along only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. तो इस चीज़ से हमको क्या पता चलता है कि जो लैंड है, लैंड का आगे पीढ़ियों में आने वाले कल्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका बढ़ता जा रहा है। ओके, और जिसकी वजह से अगर लैंड पे ही डिपेंडेंट लोग हैं तो उनकी आजीविका नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो लैंड इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इतना इनकम नहीं दे पा रहा है जिससे उनका डे टू डे लाइफ खर्चा हो सके। ओके, आगे चलते हैं हम। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half of the year of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium large and cultivate more than 2 hectares of land. A few of large farmers have land extension over 10। तो आगे चलते हैं हम, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। तो यहाँ पे कल्टीवेटेड एरिया इतना है, नॉन कल्टीवेटेड इतना है, तो ये सब देख सकते हैं आप। आगे बढ़ें तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? लेबर तो हम ही लोग के बीच से जाएगा। जब इकोनॉमी रन कर रही है तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, सब लोग तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ कई लोग ऐसे रहेंगे जो लेबर तबके में आएंगे, कुछ लोग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, तो ये हम लोग में से ही लेबर जाएंगे। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। जो फार्मिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टीवेट देयर ओन लैंड। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो खुद अपनी फील्ड में जुताई बुवाई करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड ऑफ फार्मिंग दमसेल्फ। तब ऐसे ही वो खुद एक तरह से अपना लेबर खुद ही प्रोवाइड कर लेते हैं, अपने आप को ही लेबर बना लेते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर जो हैं वो हायर करते हैं लेबरर्स को अपने खेत में काम करवाने के लिए। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग सम स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो फार्म लेबरर्स हैं वो एक तरीके से या तो उनके पास कोई ज़मीनें नहीं होती हैं, या तो ज़मीनें होती हैं तो बहुत कम होती हैं, तो वही वो दूसरे के फार्म में जाके काम करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। जैसा कि जो फार्म लेबर्स होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता है, ठीक है, कि वो क्रॉप वो अपने हिसाब से ग्रो कर लें, जो उनसे मालिक बोलेगा वही बनाएंगे। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। इसके बजाय उनको बस पैसे दिए जाते हैं कि आप इस फार्म में काम करिए और आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है, जो वो कहेगा वही बोएंगे, उसी के हिसाब से सब काम होगा, ठीक है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड क्रॉप। जो वेजेस हैं या तो जैसे जो
साल भर काम किया उन्होंने, 6 महीने काम किया, गेहूँ की बुआई हो गई, फसल तैयार हो गया, फसल में से कुछ हिस्सा दे दिए, या तो उन्हें कैश दे दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। समटाइम्स लेबरर्स गेट्स मील्स आल्सो, कुछ समय में कई-कई जगह देखा जाता है कि उन्हें खाने-पीने के लिए भी मिलता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, जो वेजेस हैं वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, यानी कहीं कम दिया जाता है, कहीं ज़्यादा ही दिया जाता है, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसका भी ड्यूरेशन कोई फिक्स्ड नहीं होता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेबरर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, या तो उन्हें डेली बेसिस के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, और वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर होल ईयर। कई सारे ऐसे होते हैं कि उन्हें बुला लिया गया, एक दिन काम करा है फिर ख़त्म हो गया उनका काम। कई सारे ऐसे होते हैं कि हार्वेस्टिंग के सीज़न में या बुआई के सीज़न में उन्हें रखा जाता है, या तो कई ऐसे होते हैं जिनको पूरे साल भर रखा जाता है। डाला जो है एक फार्मलेस लेबरर है हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। एक लैंडलेस लेबर है जो रोज काम के लिए जाता है, हमेशा काम खोजता है। ओके, तो अगर उसे एक दिन काम नहीं मिला तब वो क्या करेगा, और उसे रोज काम मिलना चाहिए तभी उसकी आजीविका रन कर पाएगी। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹115। जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट के द्वारा 2011 में सेट की गई थी वो ₹115 थी, पर अब वो बढ़ गई है एक तरीके से। पर डाला को जो मिलता है वो बस ₹80 ही मिलते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स। जो फार्म लेबरर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। डाला कंप्लेन्स सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस, तो उनको जो वेजेस लो मिलती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता उन्हें। ठीक है। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर्स। डाला ने अपना कंप्लेन रामकली से बताया, जो कि एक वो भी फार्म लेबरर है। ओके, आगे चलते हैं। ये मुझे लगता है ये स्टोरी ये वाली थी, मुझे लगता है डाला और रामकली की। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं इनकी। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। तो ये डाला बोल रहा है कि हमको लार्ज फार्मर्स ही अफोर्ड करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और हमको बहुत कम काम करने के लिए मिलता है, और बहुत कम काम बचे ही हैं। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाइंग, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमेनिंग मूविंग वीड्स। सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड। घनश्याम द लार्ज फार्मर्स must have bought a harvester, so he had going to be even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. तो ये कह रहा है जो डाला है वो कह रहा है कि बहुत कम काम बचा है, पर ये जो कह रही है काम इसलिए कम बचा है क्योंकि जो बड़े-बड़े फार्मर्स हैं वो मशीन्स का उपयोग करने लगे हैं। जब मशीन्स का उपयोग ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो लेबर्स का उपयोग है वो कम होने लगेगा। तो ये जो रामकली है वो बता रही है ऐसा। तो इन सब के बीच में एक वार्तालाप है कि कैसे कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो जाते हैं मनी लेंडर्स के पास, मनी लेंडर पैसा दे देता है, पर फिर इतना ज़्यादा उस पे इंटरेस्ट लग जाता है, ब्याज इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो वापस पैसे रीपे नहीं कर पाते, और इस तरह से वो एक बर्डन में आ जाते हैं। ओके, ये कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। ये कहती है मुझे इस साल मुझे जैसे 5 ही महीने मैंने काम किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो मुझे बाकी का काम भट्ठे पे जाके करना होगा। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेब्ट मनी लेंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी मनी लोन। तो ये सब चीज़ हमने देखा। तो ये लेट्स डिस्कस व्हाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि उन्हें साल भर काम नहीं मिल पाता, उनके पास खुद का लैंड नहीं होता, तो आजीविका के लिए उन्हें दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। दूसरा रीज़न ये हो गया कि उनको जो प्रोडक्शन करना रहता है उसके लिए या आजीविका के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं मनी लेंडर से, और इतना हाई ब्याज होने की वजह से वो पैसे वापस नहीं कर पाते, जिसके ऊपर और ब्याज लग जाता है। तो एक तरीके से उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो ये चीज़ें
एक तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो मैंने बताया था 2 तरह के कैपिटल होते हैं, एक वर्किंग एक फिक्स्ड। ओके, तो ये सब चीज़ें अभी देखेंगे इसमें। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, सो द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू borrow मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें मनी बोरो करना पड़ता है, यानी कि लोन लेना पड़ता है ताकि वो ये जो कैपिटल है वो अरेंज कर सके, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। दे बारो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स। वो मनी लेंडर्स से या तो जो लार्ज फार्मर्स हैं गाँव के उनसे मांगते हैं। ओके, और हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। तो ये जो मनी लेंडर्स और जो लार्ज फार्मर्स जो पैसे देते हैं उन पे जो ब्याज होता है बहुत ज़्यादा होता है, और एक तरीके से उनके ऊपर जो लोन है वो पे नहीं कर पाते। ठीक है, जैसा मैंने दाला और रामकली वाले कहानी में हुआ था वही सेम चीज़ यहाँ भी रिवाइंड हो गया। ओके, तो ये सब चीज़ देखेंगे हम। आगे चलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। जो स्मॉल और जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास खुद की सेविंग है, ठीक है। तो उनको किसी से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास खुद इतना पैसा है कि वो यूज़ करते हैं और अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। आगे चलते हैं हम। लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। इसमें फिलअप्स कुछ करना है तो ये आप लोग कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ये आगे का नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, पहले अच्छा फिलअप करके देखते हैं हम लोग हो पाता है हमसे कि नहीं, या तो आप लोग खुद करिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या क्या होगा इसमें। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा आप। अब देखते हैं हम लोग सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ओके, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो जो गांव में सरप्लस बचेगा उसका क्या करेंगे, उसको ले जाके मार्केट में बेचेंगे। ओके, let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production. Assume करते हैं कि farmers ने produce कर लिया wheat. Okay, the wheat is harvested and production is complete. wheat जो है harvest हो गया और production complete हो गया। They retain a part of wheat for family consumption and sell the surplus wheat. वो कुछ पार्ट अपने कंजम्पशन के लिए रख लेंगे और बाकी का सरप्लस जो है वो बेच देंगे बाजार में। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस wheat because their total production is small. From this, a substantial share is kept for their own family needs. तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही वो हो जाता है, दुविधा हो जाती है, और कुछ ही थोड़ा बहुत ही बचा पाते हैं वो, बाकी वो कंजम्पशन के लिए बचाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ही मार्केट में सेल कर पाते हैं वो। So it is medium or large farmers who supply wheat to the market. You can see the bullock carts streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeeper in the towns and cities. तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस होता है उसको मार्केट्स में बेचते हैं, और जब मार्केट्स में बेचते हैं तो उसका उपयोग ट्रेडर्स करते हैं, ट्रेडर्स मार्केट से खरीद के उसको सेल करते हैं शॉपकीपर्स को, शॉपकीपर्स उसको टाउन्स में सिटीज़ में बेच देते हैं। ओके, तो ये चीज़ देखा हमने। तो तेजपाल की कहानी वहानी है, ये सब पढ़ लीजिएगा। बाकी हम अब आ जाते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं पालमपुर में। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब क्या समझे, जिसमें एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जैसा कि देखे थे कि 75% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, ठीक है, फार्मिंग में थे। बाकी 25% जो बच्चे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में है। तो डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है वहाँ की, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी in many families of Palampur. Some people feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra. जो जोर एंड बाजरा हो रहा था खरीफ सीजन में उसको यूज़ कर रहे थे वो ग्रास और वीट, वो अपने बफेलोज को अपने कैटल्स को खिलाने के लिए। ओके, और द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाई विलेज। जो मिल्क है वो उसको रायगंज में बेचा जाता है, जो सरप्लस मिल्क होता है। कुछ मिल्क तो वो खुद अपने
कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, बाकी वो रायपुर में बेच देते हैं। द टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो यहाँ पे जो 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर में, वो कलेक्शन करते हैं और उन्हें शहरों कस्बों में बेचते हैं। तो ये हमने देखा। An example of small-scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50% are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are carried out on a single scale. They are carried out mostly at home and in the fields with the help of family laborers. Rarely are laborers hired. तो यहाँ पे जो हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं वो बहुत स्मॉल लेवल पे होती हैं, और जो सिटीज़ में होती हैं, जो टाउन्स में होती हैं, उससे कई गुना छोटी हैं ये। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग गाँव के ही रिसोर्सेज़ का होता है और लोग अपने घरों में रहकर ही ये चीज़ें कर लेते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा लेबरर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हायर नहीं करना पड़ता। यहाँ पे खुद फैमिली के लोग ही मिलके वो काम कर लेते हैं। ठीक है? तो ये कहानी है एक छोटी-सी, इसको आप पढ़िएगा। आगे चलते हैं हम लोग। शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। Shopkeepers of Palampur. People involved in trade, exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods for wholesale markets in the cities and sell them in the village. तो यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ के, वो होलसेल पे चीज़ों को लेकर आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। सिटीज़ से लेकर आते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम। यहाँ पे स्मॉल जनरल स्टोर्स हैं जो कि बहुत सारे आइटम्स बेचते हैं, जैसे व्हीट, राइस, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी रोज के काम के लिए चीज़ें होती हैं। A few of families whose houses are close to the bus stand have used a part of space to open small shops. They sell eatables. कुछ लोगों का जिनका घर बस स्टैंड के पास है, उन्होंने छोटे-छोटे वो स्टॉल्स खोल रखे हैं, वहाँ पे चाय बेचते हैं और कई सारी चीज़ें भी, नमकीन वगैरह वगैरह बेचते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे अच्छा है, रिक्शास हैं, टोंगा वालास हैं, जीप, ट्रैक्टर सब वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पे है। ठीक है? तो ये चीज़ हमने देखा। अब ख़त्म होता है आपका विलेज पालमपुर। ओके, और समरी में भी यही चीज़ें दी हुई हैं कि वहाँ का जो मेन एक्टिविटी है, वो प्रोडक्शन है, वो फार्मिंग है। ओके, तो दोस्तों, पालमपुर के इस सफ़र में हमने देखा कि छोटे से गाँव में भी कितना कुछ चल रहा है। ठीक है? ये हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में देखने का एक ज़बरदस्त मौका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएँ कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, और अगर आपको इसका एक्सरसाइज़ का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, एक-एक क्वेश्चन। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए, टाटा, बाय-बाय, कीप लर्निंग, कीप एन्जॉयिंग एंड डोंट स्ट्रेस मच। बाय-बाय।